नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर 2025 में प्रस्तावित है, उस चुनाव से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा 12 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावे कई लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात कही गई है। गांधी मैदान पटना से अपने संबोधन के दौरान ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कही है। इससे पहले भी वो कई चुनावी सभा के दौरान 1 लाख प्रस्तावित नौकरी जिसकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की बात उनके द्वारा कही गई थी, वो प्रक्रिया भी पूरी होने के कगार पर है। वो प्रक्रिया किसी और के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए थी, जिसकी काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 अर्थात इसी माह की पहली तारीख से चल रही है। तो वो 1 लाख नौकरी शिक्षकों की थी। कई सरकारी संगठन उस नौकरी को खुद से जोड़कर देख रहे थे, अपने आप को पा रहे थे कि क्या कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उस संख्या को हमारे लिए बोल रहे हैं। क्षतिग्रस्त कर्मचारी संगठन उसे अपने आप से जोड़कर देख रहे थे। ये बिल्कुल निराधार था और वो संख्या शिक्षकों के लिए कही गई थी, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने जा रही है, जिसका काउंसलिंग 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। तो जो अगला चुनाव है वो नवंबर 2025 में होगा और अभी हम लोग अगस्त 2024 में है। कुल मिलाकर 15 माह का शेष समय बचा हुआ है और इसी 15 माह में सभी लोग इतना प्रयास करेंगे कि सरकार के उस लक्ष्य में अपने आप को समाहित करा सके। तो आज का जो वीडियो है वो 3 सदस्यीय कमेटी के संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। चूंकि यह वीडियो एक भाग इसका आज प्रसारित हो रहा है और धीरे धीरे उसका सारा भाग प्रसारित होगा। इसका कारण ये है कि यदि मैंने एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स को एक जगह बनाकर आप लोगों के बीच रखा तो आप लोग उस वीडियो को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो सबके लिए देखना भी मुश्किल है। इसलिए उसके छोटे छोटे पार्ट्स मैं आप लोगों के बीच बनाकर सार्वजनिक कर रहा हूं। जिसका पहला भाग दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन केवल और केवल दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण को लेकर बनाई गई थी। आखिर ये दैनिक वेतनभोगी क्यों है, इसका जन्म कहाँ हुआ, कब, किस वजह से दैनिक वेतनभोगी को समायोजन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, इसके संदर्भ में जानने के लिए आइए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। 3 सदस्यीय कमेटी के संदर्भ में जानने से पहले हमें दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में जान लेना आवश्यक है। जब तक दैनिक वेतनभोगी को हम नहीं समझेंगे तब तक 3 सदस्यीय का प्रादुर्भाव कैसे हो गया इस संदर्भ में जानकारी हमें नहीं हो पाएगी। तो चलिए दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करते हैं। दैनिक वेतनभोगी का मतलब क्या होता है। वास्तव में वेतनभोगी कई प्रकार के होते हैं। मासिक वेतनभोगी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी होते हैं। मासिक वेतनभोगी का मतलब होता है जिनका वेतन मासिक आधार पर तय किया गया हो, वो मासिक वेतनभोगी कहलाते हैं। दैनिक वेतनभोगी का मतलब होता है जिनके वेतन का आधार दैनिक स्तर का हो, माने प्रतिदिन के स्तर का, हर प्रतिरोज के स्तर का हो, वो दैनिक वेतनभोगी कहलाते हैं। इस संदर्भ में गूगल से जो हमें जानकारी मिली है, गूगल के द्वारा हमने यही पूछा था गूगल से कि दैनिक वेतनभोगी का क्या अर्थ होता है। गूगल के द्वारा जो जानकारी दी गई, गूगल बताते हैं इस संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति जो दैनिक मजदूरी के आधार पर किसी सार्वजनिक सेवा में नियोजित हैं, वही दैनिक वेतनभोगी कहलाते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न जो मैंने दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में पूछा था कि दैनिक वेतनभोगी से किस तरह का कार्य लिया गया है, कब लिया गया है, तो उस पर दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में गूगल की जो जानकारी थी वो यही थी कि दैनिक वेतनभोगियों की भर्ती केवल ऐसे काम के लिए ली जा सकती है जो आकस्मिक या मौसमी, ध्यान दें यहाँ पर मौसमी लिखा हुआ है, या रुक रुक कर प्रकृति का हो, या ऐसे काम के लिए जो पूर्णकालिक प्रकृति का ना हो, जिसके लिए नियमित पद सृजित नहीं किए जा सकते। इस तरह के कार्य जो है वो दैनिक वेतनभोगी से लिए गए हैं। अब दैनिक वेतनभोगी से जो काम लिए गए हैं तो बहुत तरह के कर्मी की संख्या हो गई थी बिहार में 1990 के आसपास, 85 के आसपास जो है बिहार में ऐसे कई लोगों की संख्या हो गई थी। हुआ ये था कि बड़ी अधिकारी स्तर के जो लोग थे, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए हैं, जिसको बीडीओ साहब कहते हैं, सीओ साहब कहते हैं, या और भी आला अधिकारी जो थे, वो अपनी सहायता के लिए, अपनी सहूलियत के लिए
चूंकि उन पर कार्यभार इतना ज़्यादा था और कर्मियों की संख्या बहुत कम थी और सारे काम को तय समय में निपटाना भी होता था, इसलिए वो प्यून रख लिया करते थे। जो प्यून फाइल को इधर उधर ले जाते थे, जिसमें पदाधिकारी की मदद होती थी, वो अपने स्तर से प्यून को रखा करते थे। प्यून के अलावा जैसे जनगणना वगैरह हो गया, सरकार के बहुत सारे काम जो है वो प्राइवेट वर्क कर्मियों से लिए जाते थे, चूंकि वो काम सरकारी हुआ करता था और वो काम प्राइवेट लोग व्यक्ति करते थे दैनिक मजदूरी पर, तो वो भी दैनिक वेतनभोगी के श्रेणी में आ चुके थे। इसके अलावा बहुत सारे वाहन चालक थे, वाहन चालक जो सरकार के लिए काम कर रहे थे। मान लीजिए सरकारी कोई सामान आ रहा था तो उसके जो ड्राइवर हुआ करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे कर्मी जो दैनिक वेतन पे रखे गए थे वो दैनिक वेतनभोगी कहलाएं। जैसे बांध, वो सरकारी बांध होता था, जो नहर बनाए जाते थे, खुदाई होती थी, दैनिक आधार पर जो उन लोगों को रखा जाता था वो दैनिक वेतनभोगी कहलाए। उन लोगों के द्वारा समय समय पर सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा। हालांकि उस समय का नियम था कि 10 वर्ष यदि दैनिक वेतनभोगी सरकार के लिए सेवा देंगे तो स्वतः उनका नियमितीकरण हो जाता था, सरकार उनकी सेवा नियमित कर देती थी। लेकिन उसी दौरान का बनाम उमा देवी का आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि कम से कम यदि कोई भी छटनीग्रस्त कर्मी 240 दिनों तक सरकार के लिए सेवा दे देते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः उनको नियमित कर देना चाहिए, उनको नौकरी दे देनी चाहिए। चूंकि सरकार ने सबको कार्य मुक्त कर दिया था, इसलिए उनको नियमित करना तो मुश्किल था। नियमित उन्हीं का किया जाता है जो सरकारी सेवा में मौजूद रहते हैं, और जिनको कार्य मुक्त कर दिया जाता है उनको नियमित नहीं किया जाता, उनको समायोजित किया जाता है। तो बहुत सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मी जिसको छटनीग्रस्त बनाकर सरकार से कार्य मुक्त कर दिया गया था, उसको नियमित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो तो सरकारी सेवा में थे ही नहीं, उसको छटनीग्रस्त बना दिया गया था। अतः उसको समायोजित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम पड़ा त्रिसदस्यीय कमेटी, जो बिहार में पहली बार 26 मार्च 2007 को बनाई गई। उसके लिए देखिए यहाँ पर PDF में आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस PDF पर त्रिसदस्यीय कमेटी पर जो वीडियो हम बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में समझते हैं। पहले देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए 26 मार्च 2007 लिखा हुआ है और इसी दिन जो है त्रिसदस्यीय कमेटी बना है। सबसे पहली त्रिसदस्यीय कमेटी वही है और आज तक संचालित है। वो त्रिसदस्यीय कमेटी आज तक भंग ही नहीं हुई है। मैं पत्र के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कोई मौखिक आधार नहीं है। यहाँ पढ़िए आप, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में सरकारी विभागों, कार्यालयों एवं दैनिक वेतनभोगी की नियुक्तियों के वैध या अवैध, नियमित या अनियमित। यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, इसके संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नियमित या अनियमित क्या होता है। विद्यमान या अविद्यमान होने की जांच करने के और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके समायोजन के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए सचिव की 3 सदस्यीय कमेटी के गठन के संदर्भ में यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये कमेटी कब बना है, वहाँ पर आप लोग देखिए ये कमेटी कब बना है। तो ये कमेटी बना है, देखिए 26 मार्च 2007 को बना है। तो हम लोग अभी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे विभिन्न कर्मचारी संगठन में जिनको कुछ जानकारी नहीं है या गलत जानकारी आप लोगों के बीच परोस रहे। वो कहते हैं कि हम लोग केस में चले गए थे और हमारे लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। साहब, आप केस में 2018 में गए थे, 2016 में गए थे, 2015 में गए थे, जबकि 3 सदस्यीय कमेटी 2007 में बन चुकी है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिसदस्यीय कमेटी 2007 में बनी थी। इसीलिए ये भूल कभी आप लोग मत कहिए कि हमारे लिए त्रिसदस्यीय कमेटी बनी है। आप तो 2015, 16, 17, 18 ऐसे समय में केस किए हैं, जबकि त्रिसदस्यीय कमेटी 2007 में बन चुकी है और आज तक वही त्रिसदस्यीय कमेटी चल रही है जो भंग ही नहीं हुई है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं त्रिसदस्यीय कमेटी भंग हो जाएगी। जब 2007 की कमेटी आज तक भंग नहीं हुई है तो बी राजेंद्र जी की कमेटी कैसे भंग होगी। इस संदर्भ में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, जो भाग 2 होगा। अभी भाग 1 में चलते हैं, दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में समझते हैं। तो हम दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में आपसे नियमित और अनियमित के संदर्भ में भी बताए थे। यहां पर देखिए दैनिक वेतनभोगी में एक LPA नंबर पे जजमेंट आया था। जो जजमेंट आया था वो जजमेंट कब आया था, तो 12 अप्रैल 2001 को आया था और LPA संख्या क्या है 1514 और जिसका फाइलिंग डेट है 2000। इसके संदर्भ में भी आएंगे, लेकिन पहले मूल बिंदु पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। पत्र में लिखा हुआ है बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। यहाँ देखिए बिहार सरकार और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
यहाँ पर आप लोग को एक जानना जरूरी है कि उस समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एक ही विभाग हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये दो विभाग बन चुके हैं। कार्मिक विभाग अलग है और प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसका नाम बदलकर सामान्य प्रशासन विभाग कर दिया गया है। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग जो है उस समय दो विभाग मिलकर था, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, और अभी कार्मिक विभाग अलग है और प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम हो गया है सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर जो है देखिए एक पत्र क्या कहता है। ये 1985 के पूर्व तक बहुत सारे लोग सरकार के लिए इस काम कर रहे थे, और ये नीतीश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उससे कुछ समय पहले जब लालू राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी तब की चिट्ठी है, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि 1985 के बाद कई लोग सरकार के लिए सेवा दिए हैं, लेकिन उन लोगों की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। यहाँ पर पढ़िए, विषय में लिखा हुआ है कि वर्ष दिनांक 1/8/85 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है दैनिक वेतनभोगी में, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। रद्द क्यों कर दी जाए? रद्द इसलिए कर दी जाए कि सरकार को ज्ञात हुआ कि 85 के बाद भी और अभी तक 2004 तक जो बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे बीडीओ, सीईओ, एसडीओ इत्यादि जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिनके पास कार्य का बहुत सारा बोझा है, लेकिन कर्मियों के अभाव में वो कार्य को देख नहीं सकते, उन्होंने अपने सहयोग के लिए प्यून को रख लिया, बहुत सारे प्यून को रख लिया। इसके अलावा भी हमने आपको बताया, जैसे ड्राइवर होता है जो सरकार के लिए काम करते हैं, पदाधिकारी को ले जाते हैं, आते हैं, बहुत सारी बहालियाँ कर ली, बांध बनाने के लिए, नहर खुदवाने के लिए, जनगणना इत्यादि राष्ट्रीय कार्य करने के लिए बहुत सारे कर्मी सरकार, प्राइवेट से कर्मी लेकर सरकार अपना काम करवाई थी। तो उन लोगों को दैनिक आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता था, इसलिए वो लोग दैनिक वेतनभोगी कहलाए। सरकार से उनका संघर्ष चलता रहा। सरकार उनके प्रेशर में आकर एक पत्र निकालती है, और पत्र में यह कहती है कि 85 के बाद 1 अगस्त 85 के बाद जिनकी नियुक्ति हो जाएगी उनको कार्यमुक्त, उनकी नियुक्ति रद्द कर दीजिए और आप बहाली मत लीजिए। लेकिन सरकार के इस फरमान को जो है वो पदाधिकारी, जो हम कहें कि आला पदाधिकारी रख लिए थे अपनी सहूलियत के लिए प्यून को, उन्होंने उसके फरमान को नहीं माना, और फिर भी उन्होंने अपने यहाँ प्यून इत्यादि लोगों को वो रखे, नियुक्त कर लिए। तो सरकार उस संदर्भ में एक चिट्ठी जारी करती है और कहती है, आप इस चिट्ठी को पढ़िए। उपयुक्त विषय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940 दिनांक 18/6/93 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 1/8/85 के बाद नियुक्त किए गए दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति रद्द कर देनी थी, परंतु आए दिन माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष नियमितीकरण संबंधी दायर हो रहे मुकदमे के आधार पर ज्ञात हुआ है कि उक्त संकल्प का अनुपालन नहीं किया गया है। हुआ यह था कि सरकार जब इन लोगों को छटनीग्रस्त कर दी, हटा दी, तो ये लोग क्या हुए, तो केस कर दिए सरकार के अगेंस्ट में, जाकर न्यायालय में जाकर केस कर दिए, जहां से जानकारी मिला कि हम 85 के बाद सबका नियुक्ति तो रद्द कर दिए थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी केस कर रहे हैं जो 90 में, 88 में इस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है। तो सरकार जो है गंभीरता से विचार में आ गई कि जब हम 85 के बाद सबको नियुक्ति रद्द कर दिए थे, तो आखिर इन लोगों की नियुक्ति हो कैसे गई। तो हुआ ये था कि पदाधिकारी जो थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, इस तरह के जो अधिकारी हुआ करते थे, वो अपनी सहूलियत के लिए, चूंकि उन पर बहुत सारा अतिरिक्त कार्यभार हो गया था, वो अपनी सहूलियत के लिए बहुत सारे प्यूनों को रख लिए थे। तो वो प्यून को जो रखे, तो वो केस में, न्यायालय में जाकर वो लोग केस कर दिए। उसके बाद देखिए पत्र क्या कहता है। उसके बाद पत्र का कहना है कि 1/8/85 के बाद की गई ऐसी नियुक्तियों और उक्त संकल्प के संसूचन के बावजूद ऐसे नियुक्त कर्मियों को कार्यरत बनाए रखने के दोषी पदाधिकारियों, ध्यान देंगे यहाँ पदाधिकारी अपने लिए रखे थे, सरकार का कोई आदेश नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है दोषी पदाधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार के आदेश के बिना उन लोगों को नियुक्ति दे दी थी, और इसलिए उन लोगों की जो है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ पर फिर से लिखा गया था अतः
यहाँ पर फिर लिखा हुआ, अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त संकल्प संख्या 5940 दिनांक 18/6/93 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और 1/8/85 के बाद की गई ऐसी नियुक्तियों और उन्हें कार्यरत बनाए रखकर भुगतान किए जाने के दोषी पदाधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए 1 माह के अंदर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना देने की कृपा की जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सरकार ने एक डेडलाइन बना दिया था कि 1 अगस्त 85 तक जो लोग सेवा दे चुके हैं सरकार के लिए, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप किसी को नहीं रखेंगे। अगर रख लिए तो सेवा से मुक्त कर दीजिए। लेकिन पदाधिकारी के पास इतना कार्यभार आ गया था कि उन्हें अपनी सहूलियत के लिए लोगों को रखना पड़ गया और इसलिए सरकार जो है गुस्से में आकर ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी थी। इसके बाद जो है, इसके बाद वर्ष 2005 में फिर से एक सरकार जो है सोचने पर विवश हुई। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले बिहार गजट लिखा हुआ है। बिहार गजट जो है उसमें प्रकाशित जो भी चीज़ होती है वो बिहार का कानून समझा जाता है। और यहाँ पर 17 मई 2005 को ये प्रस्ताव जो है प्रकाशित हुआ है, जिसका संकल्प संख्या जो है तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में 10 मई को था। यानी 10 मई को संकल्प लिया गया और 17 मई को बिहार गजट में उसका प्रकाशन हो गया। वो ये था कि 1985 तक जो एक कट ऑफ डेट तय की गई थी सरकार के द्वारा कि 1985 तक जो लोग सेवा दे रहे हैं उनको रख लिया जाएगा, 85 के बाद हटाया जाएगा। वो विभिन्न कर्मचारी संगठन उस समय जो थे सरकार पर प्रेशर बना रहे थे, दबाव दे रहा था। दबाव दिए जाने के कारण सरकार को हार माननी पड़ी और कर्मचारी संगठन के जो नेता हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हो जाते हैं, उनके साथ देखिए विभिन्न कर्मचारी संगठन के संघों के साथ मिलकर जो है आपसी सहमति, मतलब संघ के नेता और सरकार की आपसी सहमति हुई। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सहमति, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सहमति। कब सहमति बनी? तो 2 जनवरी 2005 को एक सहमति बनी और सहमति के तहत एक निर्णय लिया गया कि हम जो 1985 कर रहे हैं कि 1985 तक के लोगों को लेंगे, उसको हम हटा लेते हैं और हम ये निर्णय लेते हैं कि 1990 तक के लोगों को रखेंगे। यानी कि 11 दिसंबर 1990 तक जो लोग सरकार के लिए सेवा दे दिए थे उनको हम रखेंगे, बशर्ते एक शर्त के साथ। शर्त उस समय का क्या था? तो शर्त था कि 10 साल जो सरकार के लिए सेवा दे दिए हैं उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन उसी समय स्टेट ऑफ कर्नाटका बना उमा देवी का एक मामला आ गया था। उमा देवी सुप्रीम कोर्ट तक गई, सरकार से जाकर लड़ गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला उमा देवी के पक्ष में आया और उसमें यह निर्णय दिया गया कि 10 साल नहीं, अगर केवल 240 दिन भी सरकार के लिए कोई कर्मी काम करती है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। और इस तरह से जो कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 1990 किया गया है, आप देख रहे हैं कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 1990 किया गया है, 85 से 90 किया गया है। इसमें यह लिखा गया कि जो लोग 240 दिन का सेवा दे दिए हैं, 240 दिन का सेवा दे दिए हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको नियमित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप समझ जाइए कि इसको नियमित किनको किया जाएगा। तो 1990 तक ऐसे कर्मी जिनकी सेवा 240 दिन पूरी हो चुकी थी, सरकार के लिए किसी भी रूप में सेवा दिए थे, नियमित हो अथवा अनियमित हो, उनको जो है उनको क्या करना था? उनका समायोजन करना था। उसके लिए जो है उस समय योजना के लिए बनाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त भी किया गया था। तत्कालीन समय में जो है यहाँ पर देखिए, वित्त आयुक्त बिहार पटना, आयुक्त एवं सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना, आयुक्त एवं सचिव श्रम संसाधन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग पटना, सचिव विधि विभाग पटना और सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना। इन लोगों को जो है कहा गया था कि आप लोग एक सदस्यीय समिति बनाकर जो है वरीयताक्रम के आधार पर इन लोगों का निपटारा कैसे हो, इसका एक नियम बनाइए। और कहा गया था कि ये समिति का काम क्या है। तो 1990 तक यहाँ देखिए उन लोग का काम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट।
उन लोगों का काम था। समिति उपयुक्त योजना के अतिरिक्त दिनांक 11/12/1990 तक नियुक्त ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मी जिन्हें कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के संकल्प के आलोक में अगस्त 1993 के बाद हटा दिया गया है के मामले पर भी विचार करेगी। समिति को ये समय 3 महीना के लिए दिया गया था कि यह समिति क्या करे, तो 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो कुल मिलाकर दैनिक वेतनभोगी का प्रादुर्भाव ऐसे हुआ और उसको निपटाने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा बनाई गई। सरकार ने सोचा कि 1985 तक के लोगों का समायोजन कर देंगे हम, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठन के द्वारा दबाव बनाने के बाद उनकी उस कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 1990 किया गया और 90 तक जो लोग कर्मी 240 दिन की सेवा दे चुके थे उनका समायोजन करना था, वो भी वरीयता के आधार पर, उम्र के आधार पर। आज भी 1990 में जो लोग 240 दिन की सेवा दे चुके थे उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका समायोजन नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि वो बहुत छोटी आयु के थे, कम आयु के थे। तो 240 दिन जिनका पूरा हुआ था उनमें जिनका उम्र सबसे ज़्यादा था ऐसे लोगों का समायोजन पहले होता चला गया, क्रमवार तरीके से होता चला गया और आज भी कुछ लोग अभी भी वंचित हैं समायोजन को लेकर। तो हाँ, दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में बस आज इतना ही। इसके बाद त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन क्यों हुआ, किस तारीख को हुआ, किस लिए हुआ, किन किन विभाग के कर्मियों के लिए हुआ, उस पर हमारा वीडियो 2 दिन के बाद आएगा। तब तक आप लोग दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में ही जानकारी को समझिए। एक बार में ना समझिए तो 2 बार में समझिए और दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में जानने के बाद आप 3 सदस्यीय कमेटी के संदर्भ में भी जान पाएंगे। तो आपने अभी त्रिसदस्यीय कमेटी में दैनिक वेतनभोगियों के संदर्भ में बनाई गई मेरी इस वीडियो को देखा और आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे। आज रक्षाबंधन है और इसीलिए सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देने के साथ ही रक्षाबंधन के गीत के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि जल्द ही दूसरे भाग के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।